नीतीश चाहते हैं कि ये अमित शाह या जेपी नड्डा के लेवल पर ना हो। ऑपरेशन सिंदूर कर देने से हम बिहार वासी कृतज्ञ नहीं हो जाएंगे मोदी जी के। ये तो उनका काम है, ये तो सेना करके आई है। नरेंद्र मोदी जी ने गोली थोड़ी चलाया है। मोदी जी और उनकी जो टीम है वो एक बहुत घिनौना राजनीति करने की कोशिश कर रही है। आरजेडी के बाद सबसे बड़े दल की एंट्री होने जा रही है। जी जी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, जांच पड़ताल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लगातार बिहार की राजनीति जो है वो करवट बदल रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन बिहार में होगा। कई राज्यों का दौरा करते हुए वो बिहार पहुंचेंगे, लेकिन बिहार विशेष हो जाता है क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और इस चुनावी समर में दोनों तरफ बराबर बराबर कहा जाए तो पलड़ा लटका हुआ है। किसी भी तरफ कभी भी कोई भी बड़ा परिवर्तन हो सकता है और इसी कड़ी में आप देख लीजिए कि एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग के समझौते नहीं हुए हैं, उसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, तो वहीं महागठबंधन और मजबूत होने की कोशिश में लगा हुआ है और इस बार जो 2020 में थोड़ा बहुत कमी रह गई थी उसको पूरा करने की कोशिश में लगा हुआ है। इन सारी बातों के साथ साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन बिहार हो रहा है और मोदी के आते ही कहीं ना कहीं तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए गठबंधन को। आखिर ये झटका क्या है और इस झटके में क्या कुछ सामने नजर आ रहा है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे नमन जी से। नमन जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। नमन जी, मोदी आ रहे हैं, कहा जा रहा था कि बहुत कुछ बिहार को देने आ रहे हैं सौगात, एनडीए गठबंधन की बैठक होगी, लेकिन एनडीए गठबंधन दूर दूर तक किसी बैठक की तरफ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है कि एनडीए गठबंधन में समस्याएं और बढ़ गई हैं? देखिए, बात कहीं ना कहीं मतलब पहले तो जो कार्यक्रम है मोदी जी का उसे समझने की आवश्यकता है। जी जी। जो कार्यक्रम है उसमें 4 राज्यों के कार्यक्रम करके वो पटना पहुंचेंगे जी। और पटना में आज उनका केवल इतना ही कार्यक्रम है कि वो एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करेंगे, जो नया एक्सटेंशन बना है उसका। जी जी। रही पॉलिटिकल बातें तो इसके लिए तो कल का समय दिया जा रहा है, लेकिन कल भी जिस तरीके की बताई जा रही है उनके कार्यक्रम की व्यस्तता जी, वो भी ना काफी लग रहा है। नीतीश कुमार जितना समय चाहते हैं, जिस तरीके से बातचीत करना चाहते हैं, नीतीश चाहते हैं कि ये अमित शाह या जेपी नड्डा के लेवल पर ना हो, बल्कि ही फील्स की इक्विवेलेंट पर बातचीत हो। मतलब मोदी और नीतीश कुमार बैठे, नीतीश के सहयोगी बैठे और नीतीश कुमार के साथ बैठकर वंस एंड फॉर ऑल इस सीट शेयरिंग के मामले को निपटा दे। हालांकि इतना आसान नहीं होगा, ये केंद्र की लड़ाई नहीं है, ये राज्य की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी बिहार को लेकर बहुत सारे दावे तो करते हैं, ये भी कहते हैं कि बिहार बड़ा करीब है उनके दिल के, ये सब कुछ सही है, लेकिन हमने देखा है कालांतर में मोदी का बिहार के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है। जिस तरीके से केंद्र की सरकारें रही हैं अब तक, उसी के परिपाटी पर वो करते रहे हैं काम। कांग्रेस भी बिहार को कोई बहुत प्यार नहीं करती थी, कांग्रेस ने ही सबसे सौतेला व्यवहार बिहार से किया है और उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी भी बिहार से बहुत प्रेम कभी किया नहीं उन्होंने। अब धन्यवाद मोदी जी का कैंपेन चला रहे हैं एनडीए के लोग। धन्यवाद क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारी सेना को आदेश दिया। जी देखिए बाबा, ये नेशनल सेंटीमेंट के तहत बात खुश करने वाली है, लेकिन ये तो उनका काम है। अगर कोई माँ अपने पुत्र को भोजन दे देती है, कोई मालिक अगर महीने का अंतिम दिन पगार दे देता है अपने कर्मचारी को, या कोई चयनित नेता जो देश का प्रधानमंत्री हो वो अपना कार्य निष्पादन करता है, तो उसके लिए धन्यवाद नहीं देना पड़ता है। जी, वो उसका कार्य है। बिहार के लोगों को जबरदस्ती कृतज्ञ बनाने की कोशिश भाजपा की है, जो कि बहुत ही घटिया राजनीति है। नहीं, सारे आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, आपने जो किया सब ठीक है जी, लेकिन आप इसके बदले बिहार के लोगों से अगर धन्यवाद रखते हैं अपेक्षा, तो ये तो गलत बात है। जी जी। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक घृणित राजनीति है और ये चुनावी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। अगर नरेंद्र मोदी वास्तविक तौर पर बिहार के लोगों से धन्यवाद सुनना चाहते हैं तो उन्हें बिहार को किया हुआ सारा वादा और तत्काल प्रभाव से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, तब धन्यवाद हम कहेंगे। ये एक ऐसा काम है जो बिहार के लिए हो नहीं पाया है, टेक्निकलिटीज में फंसा दिया जाता है। अगर वो बिहार में एयरपोर्ट्स की झड़ी लगा देते हैं, वो बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लिबरल टैक्सेशन कर देते हैं और अतिरिक्त जो है जो मदद बिहार को प्रोवाइड करते हैं, तब हम धन्यवाद कहेंगे जी। ये ऑपरेशन सिंदूर कर देने से हम बिहार वासी कृतज्ञ नहीं हो जाएंगे मोदी जी के। ये तो उनका काम है, ये तो सेना करके आई है। नरेंद्र मोदी जी ने गोली थोड़ी चलाया है।
सच्चाई यही है। ये सुनने में कई लोगों को बहुत खराब लगेगा। मोदी जी ने 3 दिन पहले वहां बोला था गुजरात में या पता नहीं राजस्थान में कि आप रोटी खाकर चैन से रहिए पाकिस्तान के लोग, वरना मोदी की गोली तो है। ठीक है, आपने निश्चित ही ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसके लिए सेना को बहुत बधाई देने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे मौके पर आपने सीज फायर भी किया जिस समय देश का सेंटिमेंट पाकिस्तान से और अभी बदला लेने का मूड था। नमन जी, इसके साथ विपक्ष भी बधाई का बहुत बड़ा पात्र है, क्योंकि विपक्ष ने पूरी तरह से समर्पण कर दिया था नरेंद्र मोदी के सामने। जी, तो कहीं ना कहीं ये जरूर मैं कहूंगा कि मोदी जी और उनकी जो टीम है वो एक बहुत घिनौना राजनीति करने की कोशिश कर रही है। बिहार के लोगों को कृतज्ञ महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्व में भी जो सरकारों ने किया है, या नीतीश कुमार कर रहे हो या केंद्र सरकारें कर रही हो, वो उनका काम है। हाँ, अगर धन्यवाद किसी को देना चाहिए तो वो नरेंद्र मोदी जी को और उनकी टीम को देना चाहिए, जिन्होंने हर बार हमारा वोट लिया, हर बार हमसे 30+ सांसद लिए 2014 के बाद से। 30, फिर 39, फिर 30, 34, फिर 39, फिर 30, और लगातार एनडीए की सरकार को हम दे रहे हैं मैंडेट, फिर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। और हम बिना किसी अपेक्षा के हम लगातार उनको मदद कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। और ये इस बात का भी परिचायक है कि डिस्पाइट ऑफ टेकिंग वोट्स एनडीए ने बिहार के लिए कुछ भी किया नहीं। खैर, ये तो रही इसी ये बात। अब मैं वापस विषय पर नमन जी, इसमें एक और प्रश्न जुड़ जाता है कि क्या एनडीए के घटक दल के लोगों को अब भारतीय जनता पार्टी से अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम को पूरी तरह से भाजपामय कर दिया गया है, जबकि एनडीए का कार्यक्रम होना चाहिए था। बाबा, मैं तो ये शुरू से कह रहा हूँ कि ये निश्चित ही भाजपा यहाँ से हॉस्टाइल मोड में चली गई है, और नीतीश कुमार की नाराजगी का भी कारण यही है। वो जानते हैं उन्हें सीट और चिराग पासवान से बहुत दिक्कत नहीं है। मैंने कल ही समझाया पंचनामा में। उन्हें अगर समस्या है तो वो केवल कंप्लीट डोमिनेंस जो बीजेपी करना चाहती है। समस्या ये है कि भाजपा ये कह रही है कि ठीक है, हम सब जीत कर आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। ऐसा होता है क्या? इतिहास में इस तरह का कभी हुआ है क्या? बिल्कुल। और आपके बदले जंग जीतकर आपको ट्रॉफी दे दे? 2020 नहीं होता है। महाराष्ट्र में यही हुआ है। नीतीश एक धोखे के लिए नीतीश को तैयार किया जा रहा है। नीतीश को एक बैक स्टेबिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। नीतीश इतने नाइव नहीं है, इतने बच्चे नहीं है, इतने कमजोर नहीं राजनीति में। वो समझते हैं, उन्होंने लोगों को पलटा है, उनको पलटने की कोशिश है। खैर, ये तो अलग विषय है। मैं विषय पर वापस आना चाहता हूँ। नमन जी, एक दूसरा हमारा सवाल है कि महागठबंधन में एक और दल की एंट्री, 6 दल पहले से हैं, एक 7वें दल की एंट्री की बात आप कर रहे हैं। आखिर ये दल कौन सा है और इसके आने से क्या असर पड़ेगा? 6 नहीं 7 दल है जी। 3 लेफ्ट की पार्टियां हैं जी, एक कांग्रेस है, एक राजद है और एक वीआईपी है जी, और उसके अलावा एक आरएलजेपी है। पशुपति पारस की पार्टी भी महागठबंधन का हिस्सा है। कल आपने देखा कि एक नया डेवलपमेंट शुरू हो गया है। तेज प्रताप यादव पर आकाश यादव जब बोलते हैं जी, तो वो तो आरएलजेपी में ही थे, पशुपति पारस के ही छात्र के अध्यक्ष थे वो जी। तो अब नया छात्र अध्यक्ष खोजा जा रहा है। आकाश को उस पद से हटाने की तैयारी की जा रही है ताकि तेजस्वी यादव से रिश्ते खराब ना हो जी, बना के रखा जा सके। तो 7 दल महागठबंधन में थे जी। 3 लेफ्ट की पार्टियां, वीआईपी कांग्रेस जी, और वीआईपी कांग्रेस और राजद, और उसके अलावा एक और दल आरएलजेपी। अब एक और दल, और बहुत बड़े दल, मतलब इस गठबंधन में आरजेडी के बाद सबसे बड़े दल की एंट्री होने जा रही है जी जी। बिहार में मल्लाहों की जनसंख्या सरकारी आंकड़े के हिसाब से कुल जोड़कर भी 8% के आसपास होता है जी। अगर हम उसमें मुकेश सहनी का आंकड़ा जोड़ देते हैं तो वो 12-13% बोलते हैं जी, 14 तक जी। और बिहार में अगर कांग्रेस के जनाधार हम देखें तो कांग्रेस को 5% वोट भी मिलता नजर नहीं आ रहा है जी। और अगर राजद की बात करें तो राजद के पास एक कंप्लीट वोट बैंक तो है, यादवों का जो 14% है जी जी। कुछ मुसलमान जोड़ दीजिए, कुछ पिछड़ी जाति है जोड़ दीजिए जी। लेकिन इसके अलावा कोई भी दल ये दावा नहीं कर सकता है कि उसके पास बड़ा जनाधार है जी। इसके अलावा अगर कोई दूसरी पार्टी बिहार में है जो कि इस वोट बैंक या इस हिसाब वाली वोट बैंक के बड़ी धारक है तो वो है ओवैसी की पार्टी जी। एमएम एक ऐसी पार्टी है जिसके पास मुसलमानों का सबसे बड़ा जनाधार है। हमने देखा है कि जिन राज्यों में ओवैसी चुनाव लड़ते हैं वहां मुस्लिमों का एक बड़ा अट्रैक्शन उनके प्रति होता है वोट बैंक का।
बिहार में पिछली बार 5 विधायक जीत कर आए थे उनकी पार्टी से, जी जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस बार भी उन्होंने धमकी दी थी जी कि पिता पुत्र को, लालू यादव तेजस्वी यादव को, कि 4 रीत तोड़े हो ना हमारे विधायकों को, हम 24 जीत के आएंगे इस बार और तुम्हारा काम बिगाड़ेंगे जी। विधायक लेकिन एक नया डेवलपमेंट हुआ है जी बिहार में। ओवैसी की पार्टी का अगर वोट बैंक अगर आप जाति के हिसाब से जुड़िएगा जी तो मुसलमान 17% है बिहार में। जी बिल्कुल। अगर 17 में 15% भी ले लेते हैं जी तो यादवों से 1% ज्यादा होगा। जी बिल्कुल। और ये सरकारी आंकड़े हैं। जी जी। और ये भी जान लीजिए कि तेजस्वी ये नहीं कह सकते हैं, कांग्रेस ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों का वोट हमें मिलेगा, ये संभव ही नहीं है। पिछले बार भी हमने देखा था। और इस बार तो वक्फ बोर्ड के तहत एक बड़ी नाराजगी जहाँ केंद्र सरकार से दिख रही है, जी वहीं इन दलों से भी दिख रही है नाराजगी। बिल्कुल। और ओवैसी के साथ जहाँ मुसलमान एकजुट होने की कोशिश करेंगे, वहीं जो पसमंदा है वो उनका अट्रैक्शन बीजेपी के प्रति हो सकता है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में ओवैसी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हो जाते हैं। तेजस्वी यादव और उनकी कुर्सी के बीच ओवैसी एक बहुत बड़ा हर्डल बन जाते हैं हर बार। 2020 में बड़ा वोट बैंक पैदा किया था। सीमांचल के इलाकों में, मिथिलांचल के इलाकों में, कुर्सी के इलाकों में वो तो बहुत बड़ा डैमेजिंग फैक्टर बन जाते हैं। 60 के आसपास ऐसी सीटें हैं जिस पर मुस्लिम प्रभावित सीटें हैं। जी। और इन सीटों पर जीत की कुंजी मुसलमान ही है। बिल्कुल। अररिया, किशनगंज, फिर आप चलिए पूर्णिया, ये वो सीटें हैं जहां पर मुसलमानों की इतनी जनसंख्या है कि वो एक तरफा चुनाव पलट देते हैं। और राष्ट्रवादी मुसलमानों में भी वो अपनी एक अलग पैठ बनाए हैं बिहार में आकर के। बिल्कुल। अब रिसेंट जो उनका हीरोइक्स रहा है इंडिया पाकिस्तान जो कंटेंशन हुआ, उसके दौरान हमने देखा कि ओवैसी सबसे मजबूत और हीरोइक मोड में नजर आए। देश के हिंदू मुसलमान दोनों उनसे काफी प्रभावित हुए। खैर, इसकी वजह से होता क्या है कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, उनका वोट अट्रैक्शन बढ़ता है। और कम से कम अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो ओवैसी अगर महागठबंधन को मदद ना करें या जो करें, उज्जैन में जरूर महागठबंधन को तगड़ा दे सकते हैं। ये हर चुनाव में होता रहा है। इसमें कांग्रेस इसी डर से तेलंगाना में उनको अपने साथ लेने की तैयारी कर रही है। इंडिया ब्लॉक में उनको साथ नहीं रखने का नुकसान ये हुआ कि नीतीश कुमार भाग गए। नीतीश अगर ओवैसी रहते तो और मजबूत होता। और कई बार हमने देखा कि तेजस्वी या तो डर के मारे या मुस्लिम वोट कहीं उसकी ठेकेदारी ना हो जाए शुरू बिहार में ओवैसी के द्वारा, इस डर से ओवैसी को इग्नोर करते रहे। लेकिन अब इग्नोर करने के मोड में तेजस्वी नहीं आ सकते हैं। तब जब 2020 के आंकड़े कुछ हैं, उन आंकड़ों में सीधे सीधे नजर आता है कि वो जो चुनाव लड़े थे, इस बार उन्होंने 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की अकेले में घोषणा कर दी है। पिछली बार जो चुनाव लड़े थे वो ग्रैंड अलायंस में लड़े थे, और ग्रैंड अलायंस में उनके साथ आरएलएसपी, बीएसपी, ये सारी पार्टियां थी, और उसमें वो 20 सीटों में जीत करके आए थे 5 सीट। एआईएमआईएम ने तब 20 सीटों में जो चुनाव लड़ा था उसमें 5 जीतकर मैदान में वो अपने सदस्यों के साथ विधानसभा में पहुंचे थे। और 20 सीटों में डाले गए वोट का अगर आंकड़ा हम देखें, प्रतिशत देखें, तो 14.28% होता है, 14.28% होता है। बसपा को 78 सीटों में चुनाव लड़ी थी, उसमें उसको जो बढ़त मिली थी वो 1% से भी कम था। लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन अगर किसी ने किया था तो वो एआईएमआईएम ने किया था। और मात्र 10,000 वोटों से, आपको याद होगा 10-12,000 वोटों के कारण, अधिक कम मिलने के कारण तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए थे। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यही कहा है। देखिए, ओवैसी तो हड़का के चले गए पिता पुत्र को। जी जबरदस्त फड़काए लालू, और कहा कि भीख मांगना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। वहीं उनके प्रवक्ता ने थोड़ा नरम बयान दिया है। नए डेवलपमेंट को देखते हुए, मोदी के बिहार आगमन को देखते हुए, एनडीए को थोड़ा मजबूत होता हुआ देखकर ओवैसी के प्रवक्ता जो हैं उन्होंने ये दावा किया है कि जो महागठबंधन है, जो उनके प्रवक्ता है आदिल हसन, उन्होंने कहा है कि महागठबंधन को हम समर्थन देने की रुचि रखते हैं। हम चाहते हैं कि एकजुट होकर भाजपा को रोकने की कोशिश की जाए। इस कड़ी में सबसे बड़े बाधक लालू यादव का परिवार और लालू यादव की पार्टी बनती है। हमें मुख्यमंत्री बनना नहीं है। हमने स्पष्ट कई बार कह दिया है बिहार में, लेकिन जिन्हें बनना है उन्हें बड़ा दिल दिखाना होगा ना। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मिथिलांचल, चंपारण, शाहाबाद, मगध और भागलपुर के कुछ क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों पर हमारा प्रभाव बहुत ज्यादा है। एआईएमआईएम ने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा तो जताई, जैसा कि आपने बताया भी। इस पार्टी ने बोला है कि हमें 50 सीटें दे दीजिए, और 50 सीटों में से हम 20 से ज्यादा सीटें जीत करके आपको लेकर के आके दिखाएंगे। इसके साथ साथ साफ तरीके से कहा गया है कि हम सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हम हिंदुओं को भी टिकट देंगे। आप
जिस तरह से भी लड़ना चाहते हैं, वो इच्छा जताई है कि जो वोटों का बिखराव हो जाता है वो वोट एक जगह ला करके भाजपा को हराने की, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि उनकी मंशा है कि भाजपा को और एनडीए गठबंधन को बिहार की सत्ता से बेदखल किया जा सकता है अगर एकजुट हो जाए। वहीं आपको एक और चीज नजर आई होगी नमन जी की कुछ दिन पहले यही बात प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार हैं यदि तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठाएं, दूसरे किसी को चुन लें। तो भाई यहाँ एक और बड़ी मजेदार बात अपने छेड़ दी जी। प्रशांत किशोर भी जो मुसलमानों का वोट काट रहे हैं तेजस्वी से जी, वो भी ओवैसी के रहने से नहीं कटेगा। बिल्कुल, ओवैसी के जो प्रवक्ता है वो साफ कहते हैं कि तेलंगाना में एआईएमआईएम को जब कांग्रेस साथ रखने के लिए तैयार है और हम यूपीए के हिस्सा रह चुके हैं तो फिर अब परेशानी क्या हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बड़ा दिल दिखाइए, साथ लड़ने की कोशिश कीजिए, हम दोनों अगर आपस में लड़ेंगे तो तीसरे को फायदा तो हर बार होगा। और रही बात प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री बिहार को कुछ दिया नहीं उन्होंने अब तक जी, केवल चाय, चीनी, चाय पत्ती, खिलाड़ी और क्रिकेट के आसपास, लीची के आसपास, लीची चोखा के आसपास घूमते रहते हैं जी। दिया क्या ये कभी नहीं कहते हैं, आगे भी क्या देंगे उसको लेकर हमेशा हवा बांधते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव अगर मन बनाए और वो बड़ा दिल दिखाए तो ओवैसी उनके साथ आ सकते हैं। साथ आने से पिछली बार अगर हम 5 जो सीट जीते थे जी, वो तो कम से कम महागठबंधन का होता, और इस बार तो हम बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो डेवलपमेंट है, द बॉल इज इन तेजस्वी यादव कोर्ट, और इस पर फैसला तेजस्वी को लेना है। तेजस्वी यदि चाहते हैं, और जैसा कि मुझे लगता है कि इस बार वो कमर कस चुके हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने का आखिरी मौका लग रहा है, जो अपने भाई को पार्टी और परिवार से अलग कर सकते हैं। आई थिंक एक कदम और आगे लेने की उनको आवश्यकता है और ओवैसी को साथ लेना चाहिए। मैं कई बार इस बात की वकालत करता भी रहा हूँ कि बिहार के मुसलमानों को केवल कमोडिटी ना समझे तेजस्वी यादव या महागठबंधन। बिहार के मुसलमान सम्मान डिजर्व करते हैं, उन्हें सम्मान के साथ अगर इंक्लूड किया जाए तो वो बड़ी ताकत बन सकते हैं। उनका नेचुरल टेंडेंसी भी रहा है बीजेपी के खिलाफ वोट करने का, जिसका फायदा महागठबंधन उठा सकती है। लेकिन अगर वो वैसे ही अलग रहेंगे तो ये वोट बैंक टूटेगा और वो किसी काम नहीं आएगा। तेजस्वी फिर मुख्यमंत्री बनने से रह जाएंगे, चाहे 10 वोट से रहे या 2 वोट से रहे। इसलिए ओवैसी को साथ लेने की जो कार्रवाई है इस कदम पे आगे बढ़ना चाहिए। कि पिछली बार कांग्रेस भी एक बड़ी हर्डल बन रही थी ओवैसी को साथ इंक्लूड नहीं करने के लिए, तो ओवैसी बहुत ज्यादा सीटें मांग नहीं रहे हैं। अगर कुछ सीटें देकर उन्हें जस्ट साथ में किया जा सकता है तो मुझे लगता है कि MYM, मुस्लिम, यादव और मलाह, इसमें मुस्लिम सबसे बड़ी जनसंख्या है, और अगर वैसे आते हैं तो 100% मुस्लिम वोट इस तरफ ट्रांसफर होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल, वैसे तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावना भी बढ़ जाएगी। जी, चलिए नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि 2020 की जो परिस्थितियां थी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी से थोड़ा पीछे रह गए थे। इस बार वो सारी संभावनाएं और सारी परिस्थितियां तेजस्वी यादव के पक्ष में है, और फैसला तेजस्वी यादव को लेना है कि वो सरकार बनाने के लिए उस चाबी का इस्तेमाल करते हैं या फिर उसी अखड़पन में एक बार फिर से सरकार से दूर हो जाते हैं। जुड़े रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।